Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. So in our previous lecture, we have discussed about glycolysis in detail, feeder pathways for glycolysis and fate of pyruvate under anaerobic condition. And in this lecture, we are going to discuss about gluconeogenesis in detail. So the first question is, what is gluconeogenesis? अगर आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में समझना है तो इस वर्ड को तीन फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करिए. फर्स्ट वन इज द ग्लूको, सेकेंड वन इज द नियो एंड थर्ड वन इज द जेनेसिस. ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज. ग्लूको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज. नियो की अगर हम बात करें तो नियो का मतलब होता है न्यू. एंड जेनेसिस की बात करें तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन. मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस तीन वर्ड से बना है. फर्स्ट वन इज द ग्लूको, सेकेंड वन इज द नियो एंड थर्ड वन इज द जेनेसिस. ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब न्यू एंड जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. बट सवाल ये है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं. ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन से भी बन सकता है, स्टोर से भी बन सकता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. बट वो सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. चाहे ग्लाइकोजन हो चाहे स्टार्च हो, वो सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. लेकिन जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होते हैं तब उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. अब आपके माइंड में एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस कौन है जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज द पाइरूवेट, सेकेंड वन इज द लैक्टेट एंड थर्ड वन इज द अलानिन. ये तीन ऐसे सोर्स हैं जो ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. आई थिंक ये वर्ड अब आप लोग समझ गए होंगे. अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिटेल में आते हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज जनरली फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. सो यहाँ पे ग्लूकोज एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस है. एंड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो मैमल्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों, चाहे वो प्लांट्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उन सारे के सारे के मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज सेंट्रल रोल ऑक्यूपाई करता है. और ये जो ग्लूकोज का सेंट्रल रोल है इन मेटाबॉलिज्म, ये एरोज अर्ली इन इवोल्यूशन and this sugar remains the nearly universal fuel and building block in many modern organisms from microbes to humans. ये बहुत ही पहले पता चल गया था कि ग्लूकोज का सेंट्रल इंपॉर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म में. एंड स्टिल ग्लूकोज नियरली यूनिवर्सल फ्यूल है एंड मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक है एंड इट इज फ्रॉम माइक्रोब्स टू ह्यूमंस है. मैमल्स की अगर हम बात करें तो सम टिश्यू डिपेंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑन ग्लूकोज फॉर देयर मेटाबॉलिक एनर्जी. मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में तो बहुत तरह के टिश्यू होते हैं. बहुत तरह के टिश्यू में जो कुछ टिश्यूज होते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए वो कंप्लीटली ग्लूकोज पे डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एरिथ्रोसाइट्स, टेस्टिस, रीनल मेडुला, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये सारे के सारे ब्लड से ग्लूकोज लेते हैं अपने फ्यूल के लिए. तो इनका जो मेजर फ्यूल है, सोल फ्यूल है, वो क्या है? ग्लूकोज है. कौन से टिश्यू का? ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एरिथ्रोसाइट्स, टेस्टिस, रीनल मेडुला एज वेल एज एम्ब्रियोनिक टिश्यू. इनका मेजर और सोल फ्यूल क्या है? इनका मेजर और सोल फ्यूल ग्लूकोज है. ब्रेन की अगर हम बात करें तो ईच डे ब्रेन को 120 ग्राम ग्लूकोज चाहिए अकेला, जो कि मोर देन हाफ ऑफ all the glucose stored as glycogen in muscle and liver होते हैं. However, the supply of glucose from these stores is not always sufficient. ये जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर होते हैं वहां से ग्लूकोज का जो सप्लाई है वो हमेशा सफिशिएंट नहीं होता. जैसे बिटवीन मील्स
and during longer fast or after vigorous exercise glycogen deplete हो जाता है and for these times organism need a method for synthesizing glucose from non carbohydrate precursor। और इन समय के लिए ऑर्गेनिजम्स के पास एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज की सिंथेसिस करें। अब ये कैसे होता है? ये होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर विच कन्वर्ट्स पायरुवेट एंड रिलेटेड 3 and 4 carbon compounds to glucose. So this is all about gluconeogenesis, जो कि हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस के डेफिनेशन को अच्छे से समझा। ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स में होते हैं? ये सारे एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, फंजाई में होते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ कहाँ होता है? सारे एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, फंजाई में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं एंड द रिएक्शंस आर एसेंशियली द सेम इन ऑल टिश्यूज एंड ऑल स्पेसीज। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के रिएक्शंस हैं वो चाहे एनिमल्स में हो, चाहे प्लांट में हो, चाहे फंजाई में हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो, सब में सेम ही होता है। द इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स आर 3 कार्बन कंपाउंड जैसे कि लैक्टेट, पायरुवेट एंड ग्लिसरॉल एज वेल एज सर्टेन अमाइनो एसिड्स होते हैं। लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल या फिर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं। मैमल्स की अगर हम बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ पे होते हैं? लीवर में होते हैं एंड टू ए लेसर एक्सटेंट रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं। मैमल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस कहाँ होते हैं? लीवर एंड थोड़ा बहुत रीनल कॉर्टेक्स में भी होते हैं। ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड पासेस इनटू द ब्लड टू सप्लाई अदर टिश्यू। अब जो ग्लूकोज बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से वो ब्लड में पास होता है और ब्लड से बाकी सारे टिश्यूज में जाते हैं। सो आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज लैक्टेट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इन स्केलेटल मसल रिटर्न्स टू लिवर एंड इज converted to glucose which moves back to muscle and is converted to glycogen, a circuit called Cori cycle। कोरी साइकिल क्या है? सबसे पहले हम कोरी साइकिल को समझते हैं। कोरी साइकिल विच इज अ मेटाबॉलिक कोऑपरेशन बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड लिवर। कोरी साइकिल में किनके बीच में पाथवे होते हैं? मसल्स एंड लिवर के बीच में होते हैं। सो दिस इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें तो मसल्स की जब विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है सो ग्लाइकोजन लैक्टेट में कन्वर्ट होता है एंड एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब ये जो लैक्टेट बना है ये लैक्टेट ब्लड में पास करता है एंड ब्लड के थ्रू ये लीवर में जाता है। दिस इज लीवर। सो लैक्टेट जो विग्रस एक्सरसाइज के द्वारा मसल्स में रिलीज होते हैं वो लैक्टेट कहाँ जाता है? लीवर में जाता है और लीवर में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है विद द एक्सपेंस ऑफ एटीपी। अब ये ग्लूकोज लीवर में बना वो कहाँ जाएगा? वो ब्लड में पास करेगा और ब्लड से मसल्स में जाएंगे जहाँ पे वो ग्लाइकोजन बनाएगा। सो दिस इज Cori cycle. Cori cycle is extremely active. Muscles use glycogen as an energy source, degenerating. So this is the metabolic cooperation between skeletal muscles in and liver. Extremely active muscles use glycogen as energy source, generating lactate via glycolysis. During recovery, some of this lactate is transported to the liver and converted to glucose via gluconeogenesis, and this glucose is released in the blood and returned to muscles to replenish their glycogen stores. And so the overall pathway glucose से lactate, lactate से glucose constitute the Cori cycle. So Cori cycle क्या है? ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है एंड लैक्टेट से फिर ग्लूकोज बनता है। बट इन प्लांट सीडलिंग की अगर हम बात करें तो प्लांट सीडलिंग में फैट्स एंड प्रोटीन्स जो स्टोर्ड होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं via paths that include gluconeogenesis to disaccharide sucrose or transport throughout the developing plant. So सीडलिंग में जो प्रोटीन्स और फैट स्टोर्ड होते हैं वो डाइसैकेराइड सुक्रोज में कन्वर्ट होते हैं एंड वो प्लांट को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ग्लूकोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो प्लांट के सेल वॉल में सिंथेसिस के प्रिकर्सर के काम करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस
ग्लाइकोलिसिस में प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं एंड को एंजाइम्स एंड ए वैरायटी ऑफ अदर एसेंशियल मेटाबोलाइट्स के सिंथेसिस में प्रिकर्सर का काम करते हैं। In many microorganisms, gluconeogenesis starts from simple organic compounds of 2 or 3 carbons जैसे acetate, lactate, propionate in their growth medium. So microorganisms की अगर हम बात करें तो microorganisms में gluconeogenesis कहाँ स्टार्ट होता है? Simple organic compounds of 2 or 3 carbon जैसे acetate, lactate, propionate उनके जो ग्रोथ मीडियम होते हैं उनसे। So although the reactions of gluconeogenesis are same in all organisms, the metabolic context and regulation of the pathway differ from one species to another and from tissues to tissue. In this section we focus on gluconeogenesis as it occurs in the mammalian liver. जो mammalian liver में pathway gluconeogenesis के उसे हम पढ़ने वाले हैं। So in chapter 20 we show how photosynthetic organisms use this pathway to convert the primary products of photosynthesis into glucose to be stored as sucrose or starch. So this is a carbohydrate synthesis from simple precursors. This is pathway in the animal and this pathway in the plant. एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में लैक्टेट से क्या बनता है? पायरुवेट। पायरुवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है, देन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हैं एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लाइकोप्रोटीन्स, डाइसैकेराइड्स, अदर मोनोसैकेराइड्स, ग्लाइकोजेन एंड ब्लड ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के थ्रू 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हैं एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्टार्च एंड सुक्रोज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये आइडेंटिकल पाथवेज नहीं होते हैं रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस में क्या रिलेशनशिप है? ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमें बेसिकली क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में बेसिकली पायरुवेट कन्वर्ट होता है किस चीज में? पायरुवेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। लेकिन वहीं पे ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस चीज में? पायरुवेट में। सो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों की पाथवे अगर देखें तो ये अपोजिट है। सो कायदे से ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस रिवर्स प्रोसेस होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, बट सारे के सारे स्टेप्स ये रिवर्सल नहीं होते हैं। 7 जो स्टेप्स होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं, 7 स्टेप्स सेम होते हैं, बट जो 3 स्टेप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टेप्स डिफरेंट होते हैं। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस आर नॉट आइडेंटिकल पाथवेज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, ऑल्दो दे डू शेयर सेवरल स्टेप्स। 7 of the 10 enzymatic reactions of gluconeogenesis are reverse of glycolytic reactions। जो 7 स्टेप्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। However, 3 reactions of glycolysis are essentially irreversible in vivo and cannot be used in gluconeogenesis. So, ग्लाइकोलिसिस के जो 3 स्टेप होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और क्योंकि ये इरिवर्सिबल होते हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं प्रोसेस होते हैं। और वो 3 स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज। फर्स्ट स्टेप डिफरेंट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस में। सेकेंड स्टेप इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बाय PFK1। ग्लाइकोलिसिस में ये भी क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस में सो ये डिफरेंट तरीके से होंगे। नाउ कन्वर्शन ऑफ phosphoenol pyruvate to pyruvate by pyruvate kinase, this is also irreversible reaction in glycolysis. So gluconeogenesis it takes place by different pathway and exactly मैं अगर अब बताऊं तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जो पायरुवेट बनता है वो सिंगल स्टेप में नहीं होता है, वो 2 स्टेप में होता है।
So in cells, these three reactions are characterized by large negative free energy change. So इनका जो डेल्टा जी होता है वो बहुत निगेटिव होता है, whereas other glycolytic reactions have delta G near zero. जो 3 स्टेप है जो कि डिफर करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस में, उनका डेल्टा जी बहुत ही निगेटिव होता है, लेकिन जो अदर रिएक्शंस होते हैं उनका डेल्टा जी नियर जीरो होता है. In gluconeogenesis, the 3 irreversible steps are bypassed by a separate set of enzymes catalyzing reactions that are sufficiently exergonic to be effectively irreversible in the direction of glucose synthesis. Thus, both glycolysis and gluconeogenesis are irreversible process in cells. Means glycolysis and gluconeogenesis cells में irreversible process हैं. एनिमल्स की अगर हम बात करें तो बोथ पाथवेज अकर लार्जली इन द साइटोसोल. एनिमल्स की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, वो दोनों के दोनों साइटोसोल में होते हैं, नेसेसिटेटिंग देयर रेसिप्रोकल एंड कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन. दोनों के दोनों साइटोसोल में क्यों होते हैं? क्योंकि उनका रेसिप्रोकल एंड कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन पॉसिबल हो सके. Separate regulation of two pathways is brought about through control exerted on the enzymatic steps unique to each. So we begin by considering 3 bypass reactions of gluconeogenesis. Keep in mind that bypass refers through or to the bypass of irreversible glycolytic reactions. So gluconeogenesis में जो 7 steps हैं, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो 7 स्टेप्स हैं जो एग्जैक्टली रिवर्स है ग्लाइकोलिसिस को, वो आप ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में रिफर करेंगे. यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे 3 स्टेप्स जो बाईपास है फॉर द इरिवर्सिबल रिएक्शंस. सो दिस इज एक्चुअल पाथवे ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस. दिस साइड जो पिंक कलर से पाथवे शो कर रहा है, इट इज ग्लाइकोलिटिक पाथवे. राइट साइड में जो ब्लू एरो से रिप्रेजेंटेड है, इट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे. सो ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे को डिस्कस करने से पहले मैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे को डिस्कस करना चाहूंगी. ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है, इट इज हेक्सोकाइनेज. नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोथ आर आइसोमर्स. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो बनते हैं, दे आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, एंड बिकॉज ये आइसोमर्स होते हैं, एंड सो आइसोमर्स आर रिवर्सिबल रिएक्शंस. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनते हैं, एंड यहाँ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनते हैं, एंड यहाँ पे भी एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है, इट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जिसको PFK1 भी बोलते हैं, and it is a regulatory enzyme in glycolytic pathway. Now fructose 1,6-bisphosphate की splitting होती है और 2 triose phosphate बनते हैं. First one is the dihydroxyacetone phosphate and second one is the glyceraldehyde 3-phosphate. बट सवाल यहाँ पे ये है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फर्दर ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंटर करता है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट इंटर नहीं करता है. सो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइज होकर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनते हैं. सो यहाँ पे अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनते हैं. नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन दोनों होता है. यहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं. ऑक्सीडेशन के लिए किसी न किसी को रिड्यूस होना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिड्यूस कौन होता है? NAD+, और ये बनाता है NADH एंड H+. NADH इज रिड्यूस्ड कोएंजाइम. नाउ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन के लिए ATP रिक्वायर्ड नहीं है. यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है. नाउ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं बाय द रिमूवल ऑफ 1 फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे ADP का फॉस्फोराइलेशन होता है और ATP बनता है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है. क्या होती है? ATP की सिंथेसिस होती है. नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप के पोजीशन में चेंज हुआ है. 2-फॉस्फोग्लिसरेट
टू फॉस्फोग्लिसरेट की अगर हम बात करें तो टू फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको इनोलेज बोलते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज ए हाई एनर्जी कंपाउंड। सो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होते हैं और वो एडीपी को फॉस्फोराइलेट करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस जहाँ एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको पायरुवेट काइनेज बोलते हैं। सो यहाँ पे नोटिस करिएगा कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जो पायरुवेट बनता है इट इज ए सिंगल स्टेप। This is all over glycolysis. So this is overall glycolytic pathway. अब डिफरेंस क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो हम देखते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से मुझे ग्लूकोज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पायरुवेट से सबसे पहले फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा, बट दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। पायरुवेट से सबसे पहले क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट एक स्टेप में बनता है बाय द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट नहीं बन सकते हैं, एग्जैक्टली रिवर्सल, बिकॉज दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो यहाँ पे दूसरा पाथवे अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो पाथवे यूज होते हैं वो दो स्टेप में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन इज द पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। जब पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनते हैं तो यहाँ पे एक एटीपी यूज होता है और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है, एंजाइम यूज होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम कैटालाइज करता है रिएक्शन उसको पायरुवेट कार्बोक्सिलेज बोलते हैं और इस रिएक्शन में एक एटीपी खर्च होता है फॉर वन मॉलिक्यूल। नाउ आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट है, ऑक्सैलो एसीटेट अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा एंड एंजाइम इज पेप कार्बोक्सीकाइनेज। पेप कार्बोक्सीकाइनेज, पेप कार्बोक्सीकाइनेज क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। सो पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो एंजाइम लगता है। फर्स्ट वन इज द पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड सेकेंड वन इज द पेप कार्बोक्सीकाइनेज। और दोनों स्टेप में एक में तो एटीपी यूज होता है, दूसरे में एक जीटीपी यूज होते हैं। सो पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके दो हाई एनर्जी कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से टू फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं बिकॉज इट इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। सो ये एग्जैक्टली ग्लाइकोलिसिस का पाथवे फॉलो करेगा। नाउ टू फॉस्फोग्लिसरेट से थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट में आइसोमराइज होगा एंड देन ये दोनों मिलके फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बनाते हैं। नाउ अब यहाँ पे फिर से रिएक्शन चेंज होंगे फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से अगर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनाना है तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करना पड़ेगा एंड फॉस्फेट ग्रुप के रिमूवल करने के लिए फॉस्फेटेज यूज होते हैं एंड द सबस्ट्रेट इज फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। तो यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेटेज है। यहाँ पे वाटर यूज होगा एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। नाउ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेंगे एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज यूज होगा एंड अगेन यहाँ पे वाटर यूज होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। सो टोटल 3 स्टेप हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस से डिफर करता है। इनके सारे तीनों मैकेनिज्म के हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट इज द कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट रिक्वायर्स 2 exergonic reaction. So the first of the bypass reactions in gluconeogenesis is the conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate, and this reaction cannot occur by reversal of pyruvate kinase reactions of glycolysis. ये रिएक्शन जस्ट रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन नहीं है विच हैज लार्ज नेगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इज इरिवर्सिबल अंडर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन इंटैक्ट सेल्स। सो जो पायरुवेट काइनेज रिएक्शंस कैटालाइज करता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए इट इज नॉट ए जस्ट रिवर्सल रिएक्शन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। Instead, phosphorylation of pyruvate is achieved by a roundabout sequence of reactions that in eukaryotes require
requires enzymes in both the cytosol and mitochondria. So यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं जिनके लिए एंजाइम साइटोसोल में भी होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. Now the pathway shown in the and described in detail here is one of the 2 routes from pyruvate to phosphoenol pyruvate. It is the predominant path when pyruvate or alanine is the glucogenic precursor. जब पायरुवेट और अलानिन अगर ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर है तो ये फर्स्ट पाथवे होगा. सेकेंड पाथवे कब होगा? जब आपका लैक्टेट प्रीडोमिनेट करेगा. लैक्टेट प्रीडोमिनेट करता है एज ए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर. सो यहाँ पे 3 तरह के प्रिकर्सर है. फर्स्ट वन इज द पायरुवेट, सेकेंड वन इज द अलानिन एंड थर्ड वन इज द लैक्टेट. पायरुवेट और अलानिन अगर प्रीडोमिनेट करता है तो फर्स्ट पाथवे फॉलो करेगा. अगर लैक्टेट प्रीडोमिनेट करता है तो सेकेंड पाथवे फॉलो करेगा. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पाथवे की बात करते हैं. पायरुवेट किस या फिर अलानिन अगर डोमिनेट करता है तो हमारा ग्लूकोज किस तरह से बनता है. Pyruvate is the first transported from cytosol into mitochondria or is generated from alanine within mitochondria by transamination. So अगर आपका पायरुवेट है, पायरुवेट कहाँ बनता है? पायरुवेट बनता है साइटोसोल में. सो अगर आपका पायरुवेट है तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में. कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. दूसरा पाथवे क्या हो सकता है? अगर आपका अलानिन है तो अलानिन से, अलानिन कहाँ रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में अलानिन के डीएमिनेशन से क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा. सो ओवरऑल पायरुवेट को कहाँ ले जाना है? पायरुवेट को ले जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में and added to an alpha keto carboxylic acid transamination reactions. Then pyruvate carboxylase क्या होता है? एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है that requires the coenzyme biotin converts pyruvate to oxaloacetate. माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका पायरुवेट है वो क्या करेगा? पायरुवेट से बनेगा ऑक्सैलोएसीटेट. क्या बनेगा? ऑक्सैलोएसीटेट. इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम कैटालाइज होता है वो होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. क्या होता है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करता है? पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करता है. एंड पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड करना पड़ता है. इसलिए एंजाइम को क्या बोलते हैं? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने के लिए एक कोई एंजाइम चाहिए, उस कोई एंजाइम को बोलते हैं बायोटिन. सो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करेगा? पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करेगा. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? बाइकार्बोनेट आयन से आते हैं और एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. सो पायरुवेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होते हैं. एडीपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं. इस रिएक्शन में बायोटिन का काम क्या है? बायोटिन एज ए कैरियर ऑफ एक्टिवेटेड बाइकार्बोनेट. बायोटिन क्या करता है? बाइकार्बोनेट को एक्टिवेट करता है. And the reaction mechanism is shown in figure. Pyruvate carboxylase is the first regulatory enzyme in gluconeogenic pathway requiring acetyl coenzyme as a positive effector. Pyruvate carboxylase का अगर रेगुलेशन होता है, it is the first regulatory enzyme in gluconeogenic pathway और इसके रेगुलेशन के लिए एसिटाइल कोएंजाइम में पॉजिटिव इफेक्टर की तरह काम करता है. एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से बनता है? फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से बनता है. फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. एंड इट्स accumulation signals the availability of fatty acids as a fuel. The pyruvate carboxylase reaction can replenish intermediates in another central metabolic pathway, citric acid cycle, because mitochondrial membrane has no transporter for oxaloacetate. ऑक्सैलोएसीटेट का कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में. सो बिफोर एक्सपोर्ट टू द साइटोसोल द ऑक्सैलोएसीटेट फॉर्म फ्रॉम पायरुवेट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू मैलेट बाय माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजनेज. सो अभी आपका ऑक्सैलोएसीटेट कहाँ बना? ऑक्सैलोएसीटेट बना माइटोकॉन्ड्रिया में. अब वो ऑक्सैलोएसीटेट साइटोसोल में कैसे जाएगा?
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो उसके ट्रांसपोर्टर्स होते ही नहीं है। सो ऑक्सैलोएसिटेट मैलेट में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज, और मैलेट का क्या होता है, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। सो वो मैलेट के थ्रू चले जाते हैं कहाँ पे, मैलेट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू साइटोसोल में। सो ऑक्सैलोएसिटेट के रिडक्शन करेंगे तो किसी न किसी को ऑक्सीडेशन चाहिए, तो यहाँ पे एक NADH यूज होता है, NAD+ देता है और ऑक्सैलोएसिटेट मैलेट में कन्वर्ट होते हैं। सो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज क्वाइट हाई। इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बट अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग ए वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट डेल्टा G अप्रोक्सीमेटली 0 होता है एंड रिएक्शन इज readily reversible. Mitochondrial malate dehydrogenase functions in both gluconeogenesis and citric acid cycle. Malate dehydrogenase gluconeogenesis में काम करता है, citric acid cycle में भी काम करता है, but the overall flow of metabolites in the two process is in opposite direction. Malate अब किस कहाँ से जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में जाएगा थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर इन द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब साइटोसोल में जाएगा तो वहां पे रीऑक्सीडाइज होगा टू ऑक्सैलोएसिटेट विद द प्रोडक्शन ऑफ साइटोसोलिक NADH। सो मैलेट बना कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया से आपका कहाँ गया, ऑक्सैलोएसिटेट में। जैसे ही साइटोसोल में गया, जैसे सो मैलेट आपका कहाँ बना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आपका साइटोसोल में गया एंड साइटोसोल में फिर से ये ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हुआ, मतलब कि मैलेट का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो NAD+ का रिडक्शन हुआ और NADH बना। The oxaloacetate is then converted to phosphoenol pyruvate by phosphoenol pyruvate carboxykinase। अब ये जो मैलेट बना है, अब ये जो ऑक्सैलोएसिटेट बना है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और इस रिएक्शन के एंजाइम को जो कैटालाइज करता है उसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज बोलते हैं। एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज इज मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट रिएक्शन, रिक्वायर्स GTP एज द फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर। सो ऑक्सैलोएसिटेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो GTP में कन्वर्ट होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिवर्सिबल होता है अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ वन हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इज बैलेंस्ड बाय हाइड्रोलिसिस of another GTP. Overall equation for this set of bypass reaction is sum of this. So pyruvate से phosphoenol pyruvate बनेगा, ATP GTP bicarbonate, ADP GTP inorganic phosphate and carbon dioxide. So two high energy phosphate equivalents, one from ATP and one from GTP, is yielding about 50 kilojoule per mole under cellular conditions, must be expanded to phosphorylate one molecule of pyruvate to phosphoenol pyruvate. In contrast, when phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate during glycolysis, only one ATP is generated from ADP. Although the standard free energy change of two-step path from pyruvate to phosphoenol pyruvate is 0.9 kilojoule per mole, जो कि actual free energy change है delta G calculated from measured cellular concentrations of intermediates is a very strongly negative, जो कि -25 किलोजूल पर मोल है। इसकी वजह से ready consumption of phosphoenol pyruvate in other reactions such as concentration remains relatively low and the reaction is thus effectively irreversible in the cell। यहाँ पे जो CO2 ऐड हुआ है पायरुवेट in the pyruvate carboxylase step is the same molecule that is lost in the phosphoenol pyruvate carboxykinase reaction, and this carboxylation decarboxylation sequence represents a way of activating pyruvate in that the decarboxylation of oxaloacetate facilitates phosphoenol pyruvate phosphorylation. We shall see how a similar carboxylation decarboxylation sequence is used to activate acetyl coenzyme for fatty acid biosynthesis। जब हम फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां पे भी सेम रिएक्शंस यूज होंगे। बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पायरुवेट। सो देयर इज अ लॉजिक टू द रूट ऑफ दीज रिएक्शंस थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में NADH NAD+ रेशियो की बात करें तो साइटोसोल में जो NADH NAD+ का रेशियो होता है वो 8 × 10⁻⁻4 होते हैं, विच इज अबाउट 10⁻³ टाइम्स, which is about 10⁵ times lower than in mitochondria। मतलब कि साइटोसोल में आपका NADH NAD+ का रेशियो ज्यादा, मीन्स साइटोसोल में NADH NAD+ रेशियो का
मीन्स साइटोसोल में NADH NAD प्लस रेशियो कम होता है एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया, और NADH NAD प्लस रेशियो कम होता है मतलब कि वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, बिकॉज साइटोसोलिक NADH इज कंज्यूम्ड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द कन्वर्शन ऑफ 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लूकोज बायोसिंथेसिस कैन नॉट प्रोसीड अनलेस NADH इज अवेलेबल। जब तक कि NADH अवेलेबल नहीं होगा ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होगी, बिकॉज बायोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का रिडक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे NADH की प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। Transport of malate from mitochondria to cytosol and its reconversion there to oxaloacetate effectively moves reducing equivalents to the cytosol where they are scarce, and this path from pyruvate to phosphoenol pyruvate therefore provides an important balance between NADH produced and consumed in the cytosol during gluconeogenesis. Now second स्टेप की बात करें तो पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बाईपास इंटरमीडिएट्स। When lactate is the glucogenic precursor, जब लैक्टेट ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर होगा तब पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कैसे बनेगा। So this pathway makes the use of lactate produced by glycolysis in erythrocytes or anaerobic muscles and is particularly important in large vertebrates after vigorous exercise. ये कहाँ पे होते हैं, लैक्टेट कब प्रोड्यूस होता है, लैक्टेट प्रोड्यूस होता है इरिथ्रोसाइट्स या फिर एनारोबिक मसल्स में जब during vigorous exercise. The conversion of lactate to pyruvate in the cytosol of hepatocytes is NADH and export of reducing equivalents from mitochondria is therefore unnecessary. After the pyruvate produced by the lactate dehydrogenase reaction is transported into mitochondria, it is converted to oxaloacetate by pyruvate carboxylase as the described above. जैसे ऊपर वाले पाथवे में आपका पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काम करता था उसी तरह इसमें भी काम करेगा। So this oxaloacetate however is converted directly to phosphoenol pyruvate by a mitochondrial isozyme of phosphoenol pyruvate carboxykinase, and the phosphoenol pyruvate is transported out of mitochondria to continue on the gluconeogenic path. The mitochondrial and cytosolic isozyme of phosphoenol pyruvate carboxykinase are encoded by a separate genes in nuclear chromosome, providing another example of two distinct enzymes catalyzing the same reaction but having different cellular locations or metabolic roles. And this is the alternative pathway. So this is the alternative pathway. So this is the pathway from the conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate, and this is the alternative path from pyruvate to phosphoenol pyruvate. So this pathway represents the conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate, and this pathway represents when lactate predominates. So पहले हम फर्स्ट पाथवे को डिस्कस करेंगे। पायरुवेट साइटोसोल में बनता है, साइटोसोल में से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन होता है, तो उससे क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटेट। कार्बोक्सिलेशन के लिए क्या चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इस रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज करता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हो रहा है पायरुवेट का, इसलिए एंजाइम क्या होगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सैलोएसिटेट बनते हैं, बट ये ऑक्सैलोएसिटेट की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते हैं ऑक्सैलोएसिटेट का, तो ये बाहर नहीं जा सकता। बाहर जाने के लिए इसको मैलेट में कन्वर्ट होना पड़ता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज, जो सिट्रिक एसिड साइकिल में भी काम करता है। ये मैलेट डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, ऑक्सैलोएसिटेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है, एंड यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन होता है, एक NADH यूज होता है और NAD प्लस बनता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मैलेट का ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो ये मैलेट साइटोसोल में जाएगा। जब ये मैलेट साइटोसोल में जाता है तब यहाँ फिर से ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है, एंड यहाँ पे दूसरा एंजाइम होता है विच इज साइटोसोलिक फॉर्म ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज, बट यहाँ पे NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होता है। सो जो NADH आपका यहाँ पे यूज हुआ है ऑक्सैलोएसिटेट को मैलेट में कन्वर्ट करने में, वो NADH यहाँ रीजनरेट हुआ। बेसिकली यहाँ पे NADH का
कन्वर्सन होता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू साइटोसोल। देन ऑक्सैलोएसीटेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो यहाँ पे एंजाइम क्या काम करेगा, साइटोसोलिक फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, और इससे क्या बनेंगे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। सो ये पाथवे तब काम करेगा जब पाइरुवेट मेजर होगा, लेकिन जब लैक्टेट मेजर होंगे तो कौन सा काम करेगा, ये पाथवे काम करेगा। लैक्टेट साइटोसोल में होंगे। लैक्टेट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इरिथ्रोसाइट्स में, या फिर विग्रस जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें। सो लैक्टेट से क्या बनेगा, पाइरुवेट। लैक्टेट से पाइरुवेट बनाने के लिए जो एंजाइम होते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एंड यहाँ पे एक NADH का फॉर्मेशन होता है। पाइरुवेट जैसे बनता है, ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में पाइरुवेट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उसके थ्रू पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाइरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनते हैं बाय द यूज ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंजाइम इज पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। नाउ अब ये ऑक्सैलोएसीटेट क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाइरुवेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज होते हैं, जिससे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनते हैं और ये साइटोसोल में जाते हैं, यहाँ पे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द अल्टरनेटिव पाथ फ्रॉम पाइरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। सो दिस इज बेसिकली सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फ्रॉम पाइरुवेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाइकार्बोनेट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरुवेट। पाइरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट कैसे बनता है, अब ये जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है विद द एडिशन ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, और यहाँ पे इंजाइम, कोएंजाइम कौन सा यूज होते हैं, बायोटीन। इसके लिए एक ATP की भी रिक्वायरमेंट होती है। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज से के प्रेजेंस में पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और ऑक्सैलोएसीटेट की सिंथेसिस होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट। पाइरुवेट से एक कार्बन ज्यादा है, बेसिकली पाइरुवेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, पाइरुवेट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलोएसीटेट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। पाइरुवेट और ऑक्सैलोएसीटेट का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, बस एक CH2 ग्रुप, CH2 इस लास्ट कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होते हैं। नाउ ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है, ये ऑक्सैलोएसीटेट का ये जो CO2 ऐड हुआ है, ये CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। नाउ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन पे 5 बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, तो ये आपका इधर शिफ्ट होगा और ये आपका अटैक करेगा इस ATP GTP के टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप पे। जैसे ही टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप पे ऐड करेगा, अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जैसे ही ये शिफ्ट होगा, आपका ये वाला पार्ट निकलेगा, GDP में कन्वर्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे अटैक करता है, ये वाला पार्ट इस ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। So this is the formation of pyruvate to oxaloacetate and oxaloacetate to phosphoenol pyruvate. पाइरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनने में एक ATP यूज होता है, एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनने में एक GTP यूज होता है एंड एंजाइम इज पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। So this is the mechanism of role of biotin in pyruvate carboxylase reaction. पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन में एक ATP यूज होता है। सो जो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम में एक लाइसिन रेजिड्यू होते हैं, उस लाइसिन रेजिड्यू में एप्सिलम अमाइनो ग्रुप होते हैं। एप्सिलम अमाइनो ग्रुप क्या करता है, बाइकार्बोनेट के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम। क्या बनाता है, कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम। जैसे ही कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम बनते हैं, ये इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पोर्शन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पाइरुवेट से अटैच होता है और ये क्या बनाता है, ऑक्सैलोएसीटेट, और आपका ये बायोटिनाइल एंजाइम फ्री हो जाता है। मींस जो बायोटीन है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है, और वो बायोटीन एंजाइम के थ्रू बाइंड होता है थ्रू अमाइड लिंकेज टू द एप्सिलम अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन रेजिड्यू। जब ये बायोटीन एप्सिलम अमाइनो एसिड रेजिड्यू से बाइंड करता है तो उसको क्या बोलेंगे, बायोटिनाइल एंजाइम। अब रिएक्शन दो साइड पे होता है, क्योंकि इस एंजाइम में जो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज है उसमें दो कैटालिटिक साइट है। फर्स्ट कैटालिटिक साइट पे क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट
कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, और वह कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट से रिएक्ट करता है और ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। नाउ कैटालिटिक साइड 2 पे क्या होगा, जो कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम है, दिस इज कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम। कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं एंड वो क्या करते हैं, पायरुवेट से रिएक्ट करते हैं और वो ऑक्सैलो एसीटेट की सिंथेसिस करते हैं एंड बायोटिनाइल एंजाइम क्या करता है, फ्री हो जाता है। So this is all about conversion of pyruvate to phosphoenol pyruvate. Now the second bypass reaction is conversion of fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate. ये रिएक्शन बहुत ही आसान है। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक फॉस्फेट का डिफरेंस है। सो इससे क्या करना है, एक फॉस्फेट ग्रुप हटाना है। एक फॉस्फेट ग्रुप को हटाने के लिए बेसिकली हाइड्रोलिसिस करते हैं। सो सेकेंड ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस is the phosphorylation of fructose 6-phosphate by PFK1 because this reaction is highly exergonic and therefore irreversible in intact cells. Generation of fructose 6-phosphate from fructose 1,6-bisphosphate is catalyzed by a different enzyme जो कि मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट होते हैं। उस एंजाइम को बोलते हैं fructose 1,6-bisphosphatase FBPase1, जो कि क्या करता है, ये प्रमोट करता है इसेंशियली इरिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बन नंबर 1 फॉस्फेट नॉट फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर टू एटीपी। सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट है उसको रिमूव करता है, फॉस्फोराइल ग्रुप को रिमूव नहीं करता है। और इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज -16.3 किलो जूल पर मोल है। नाउ द थर्ड स्टेप इज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता है। Third bypass is the final reaction of gluconeogenesis, the dephosphorylation of glucose 6-phosphate to L-glucose. ये क्या है, reversal of hexokinase reaction would require phosphoryl group transfer from glucose 6-phosphate to ADP forming ATP, an energetically unfavorable reaction. तो यहाँ पे जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेजेस बोलते हैं, जिसके लिए एटीपी की सिंथेसिस रिक्वायर्ड नहीं है, इट इज सिंपली ए हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फेट एस्टर। सो ये एंजाइम भी मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटेड एंजाइम है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लुमिनल साइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपेटोसाइट्स एंड रीनल सेल्स। मसल्स एंड ब्रेन टिश्यू डू नॉट कंटेन दिस एंजाइम, सो कैन नॉट कैरी आउट ग्लूकोनियोजेनेसिस। मसल्स एंड ब्रेन टिश्यू में आपका ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज होते हैं वो नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिपैटोसाइट्स एंड रीनल सेल्स में होते हैं, मतलब लीवर और रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं। ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर एंड किडनी आर इंजेस्टेड इन द डाइट इज डिलीवर्ड टू ब्रेन एंड मसल्स through blood stream. So this is all about gluconeogenesis and this is a summary of the gluconeogenic pathway. सो ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन की बात करें, सो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, इनका डेल्टा जी प्राइम माइनस डेल्टा जी भी माइनस। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, इसका डेल्टा जी प्राइम पॉजिटिव जो कि बहुत ही लेस है और डेल्टा जी 0। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की बात करें तो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। सो ये भी दोनों इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में भी डेल्टा जी प्राइम एंड डेल्टा जी बोथ आर हाईली निगेटिव, इसलिए इरिवर्सिबल है। थर्ड स्टेप फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, इट इज हाईली निगेटिव बोथ डेल्टा जी प्राइम नॉट एंड डेल्टा जी। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की बात करें तो ये पॉजिटिव है बट डेल्टा जी इज निगेटिव, डेल्टा जी इज अप्रोक्सीमेटली 0। नाउ डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की बात करें तो इसकी फर्स्ट वैल्यू जो डेल्टा जी प्राइम नॉट है वो 7.5 है बट डेल्टा जी इज अप्रोक्सीमेटली 0। नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की बात करें तो इनकी जो वैल्यू है डेल्टा जी प्राइम नॉट की 6.3 जो कि पॉजिटिव है, लेस पॉजिटिव है एंड डेल्टा जी इज माइनस विच इज नियर बाई 0। नाउ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट की बात करें, इट इज हाईली निगेटिव एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट की बात करें सो बोथ आर नियरली 0 एंड 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट की बात करें, it is positive but less value and it is approximately 0. Now the last step phosphoenol pyruvate से pyruvate की अगर बात करें so both are negative. So वैसा स्टेप जिनका डेल्टा जी प्राइम नॉट और डेल्टा जी दोनों हाईली निगेटिव हैं, they are
इरिवर्सिबल रिएक्शन, और टोटल 3 रिएक्शंस जो हैं वो इरिवर्सिबल है। फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सेकंड वन इज द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एंड द लास्ट स्टेप दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से पाइरूवेट। So delta G prime naught is the standard free energy change as defined, and delta G is a free energy change calculated from the actual concentration of glycolytic intermediates present under physiological condition in erythrocytes at pH 7. So glycolytic reactions bypassed in gluconeogenesis are shown in red. ये जो 3 रिएक्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड 10, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में बाईपास रिएक्शंस होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है बट इसेंशियल होता है। तो सम ऑफ द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस लीडिंग फ्रॉम पाइरूवेट टू फ्री ब्लड ग्लूकोज 2 molecule pyruvate 1 molecule glucose बनाते हैं at the expense of 4 ATP, 2 GTP and 2 NADH है। So for each molecule of glucose from pyruvate 6 high energy phosphate groups are required। मतलब कि आपको अगर 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है तो 6 हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप रिक्वायर्ड होते हैं। जो 4 होते हैं वो एटीपी के फॉर्म में होते हैं, 2 होते हैं जो जीटीपी के फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल NADH भी रिक्वायर्ड होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। Clearly equation this is not simply the reverse of the equation for the conversion of glucose to pyruvate by glycolysis which requires only 2 molecules of ATP। So glucose से pyruvate की अगर हम बात करें तो glucose से जो pyruvate बनता है from the process of glycolysis सिर्फ 2 ATP का formation होता है। The synthesis of glucose from pyruvate is a relatively expensive process. Much of this energy cost is necessary to ensure irreversibility of gluconeogenesis. Under intracellular condition की बात करें तो overall free energy change होता है glycolysis का, it is a -63 kJ per mole. Under same conditions the overall delta G of gluconeogenesis is -16 kJ per mole. Thus both glycolysis and gluconeogenesis essentially irreversible process in cell। सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स एंड मेनी अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनिक होते हैं। So biosynthetic pathway to glucose described above are allow a net synthesis of glucose not only from pyruvate but also from 4, 5, 6 carbon intermediates of the citric acid cycle। जैसे सिट्रेट हुआ, आइसोसिट्रेट हुआ, अल्फा कीटोग्लूटरेट हुए, सक्सिनाइल कोएंजाइम हुए, सक्सिनेट हुए, फ्यूमरेट हुए, मैलेट हुए, ये सारे के सारे सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सैलो एसिडेट बनाते हैं। सम और ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ मोस्ट अमाइनो एसिड डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन्स आर अल्टीमेटली कैटाबोलाइज्ड टू पाइरूवेट और टू इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। सो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके कार्बन जो होते हैं वो अल्टीमेटली पाइरूवेट में कैटाबोलाइज्ड होते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट्स में। Such amino acids can therefore undergo net conversion of glucose and are said to be gluconeogenic। So वैसे अमाइनो एसिड जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं उनको ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। जिसमें अलानिन एंड ग्लूटामिन की बात करें तो ये प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू टू लिवर। अलानिन एंड ग्लूटामिन and are particularly important glucogenic amino acids in mammals। alanine and glutamine क्या है? glucogenic amino acids हैं। After removal of their amino group, liver mitochondria, carbon skeletons remaining pyruvate and alpha ketoglutarate respectively are readily funneled to gluconeogenesis। इनके अलावा no net conversion of fatty acids to glucose occurs in mammals। फैटी एसिड का ग्लूकोज में कोई कन्वर्सन नहीं होता है mammals में। The catabolism of most fatty acid cells acetyl coenzyme। Mammals cannot use acetyl coenzyme as a precursor of glucose because pyruvate dehydrogenase reaction is irreversible। जो pyruvate dehydrogenase reaction है वो irreversible है and cells have no other pathway to convert acetyl coenzyme to pyruvate। Means animals में fatty acid से ग्लूकोज नहीं बनता है।
प्लांट्स ईस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया डू हैव अ पाथवे जिसको ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल बोलते हैं फॉर कन्वर्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम टू ऑक्सैलोएसिटेट। सो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल किस में होता है? प्लांट्स में, ईस्ट में और बैक्टीरिया में। प्लांट, ईस्ट और बैक्टीरिया में ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल्स होते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन यूज फैटी एसिड्स एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग्स बिफोर photosynthesis serves as a source of glucose. Now ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो इनका रेगुलेशन रेसिप्रोकल होता है। इफ ग्लाइकोलिसिस द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस द कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज वर अलाउड टू प्रोसीड साइमल्टेनियसली एट हाई रेट। इसके से रिजल्ट क्या होगा? कंजम्पशन ऑफ एटीपी एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट। PFK1 एंड FBS1 catalyze opposite reaction. PFK1 is the phosphofructokinase 1 and FBPS1 is the fructose 1,6-bisphosphatase. ये दोनों के दोनों अपोजिट में काम करते हैं, but the overall summary of this reaction is conversion of ATP to heat. So these two enzymatic reactions and a number of other into pathway are regulated allosterically and by covalent modification. So we can take up the mechanism of this regulation in detail. For now suffice it to say the pathway are regulated so that when the flux of glucose through glycolysis goes up, flux of pyruvate towards glucose goes down and vice versa. And these are the sequential reactions of gluconeogenesis starting from pyruvate. So this is the first step, pyruvate से oxaloacetate, oxaloacetate से phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate से 2-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate से 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate से 1,3-bisphosphoगlycerate, 1,3-bisphosphoगlycerate से glycerol-DR3-phosphate, glycerol-DR3-phosphate से dihydroxyhistone phosphate, glycerol-DR3-phosphate, dihydroxyhistone phosphate, fructose 1,6-bisphosphate बनाएंगे, fructose 1,6-bisphosphate से fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate से glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate से glucose. So overall ग्लूकोनियोजेनेसिस में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल को एक ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में टोटल 4 ATP, 2 ATP एंड 2 NADH की रिक्वायरमेंट होती है. सो दिस इज ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, पायरुवेट, अलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन. अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कहा इंटर करेगा? अर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, हिस्टिडीन, प्रोलिन. ये सारे के सारे अल्फा कीटोग्लूट्रेट के एंट्री पे इंटर करते हैं. सक्सिनाइल कोएंजाइम के साइड पे कौन इंटर करेगा? आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन. फ्यूमरेट पे कौन इंटर करेगा? फिनाइलएलानिन, टायरोसिन. ऑक्सैलोएसिटेट पे कौन इंटर करेगा? एस्पराजिन एंड एस्पार्टेट. सो अगर इन सारे अमाइनो एसिड्स की बात करें तो ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं. ये बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं. लेकिन 2 अमाइनो एसिड्स वैसे होते हैं, ल्यूसिन, फर्स्ट वन इज द ल्यूसिन एंड सेकेंड वन इज द लाइसिन. ये दोनों के दोनों ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं करते हैं. Now this is all about gluconeogenesis, and in our next lecture we will discuss about pentose phosphate pathway in detail.